साथियों नमस्कार। आज अड्डा में बात करेंगे कि कैसे कई बार जो लोग संविधान को बचाने का जो पूरा राजनीतिक एक अभियान चल रहा है, कैंपेन, इसकी अगुवाई करने वाले भी कई बार खुलेआम संविधान के जो बेसिक प्रोविजंस हैं, जो मूल उसके प्रावधान हैं, उसका उल्लंघन आराम से कर जाते हैं। और ऐसे उल्लंघन से देश के लिए, भारत के लिए किस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की नेता, देश की वरिष्ठ राजनेता, जानी मानी हस्ती ममता बनर्जी की। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ममता बनर्जी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक बयान दिया, जिसमें ममता दीदी ने कहा कि इस समय बांग्लादेश में बहुत उथल पुथल है, बहुत गड़बड़ी चल रही है, हालात खराब हैं और ऐसे में वो बांग्लादेश में जो चल रहा है उसको लेकर चिंतित हैं। यदि वहां जो परेशान लोग हैं वो उनका यानी बंगाल का अगर दरवाजा खटखटाएंगे तो वो खुलकर उनका बंगाल में उनको शरण देंगी। यही नहीं, ममता बनर्जी ने आगे ये भी कहा कि वो ऐसा इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि यूएनओ का रेफ्यूजीज को लेकर एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है कि कहीं भी किसी भी तरह के परेशानी से बचने के लिए अगर कोई किसी देश में शरण लेने आता है तो रेफ्यूजी के सिद्धांत के तहत उसको ये सुविधा मिलनी चाहिए। अब यहां पहले समझते हैं कि उन्होंने बांग्लादेश के हालात पर ये जो बात कही उसकी पृष्ठभूमि क्या है, बहुत थोड़े शब्दों में, क्योंकि ये काफी बड़ा विषय है। साथियों, ये सच है कि बांग्लादेश में पिछले कई हफ्तों से काफी तनाव है और हालात काफी उथल पुथल वाले हैं। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि बांग्लादेश में वैसे तो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है, कोटा है, वो लगभग 50% से भी कुछ ज्यादा है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा कोटा है, जो सबसे बड़ा रिजर्वेशन का चंक है, वो उन लोगों के लिए है जो बांग्लादेश को यानी उस समय के ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान की जो ज्यादतियां थी, जो उनके साथ अन्याय हो रहा था, उससे मुक्त कराने के लिए और बांग्लादेश को स्वतंत्र देश बनाने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, जो लड़ाई लड़ी, उन मुक्ति योद्धाओं के जो परिवार वाले थे, उनके लिए 30% नौकरियों में आरक्षण का कोटा तय किया गया था। अब हुआ ये कि इस बार शेख हसीना जब चौथी बार सरकार में लौटकर आई तो एक मांग उठी कि अब ये आरक्षण जो है वो समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा के लिए चिरकाल तक तो नहीं चल सकता। और इसमें जो छात्र थे वो इसके विरोध में निकल आए। उनका ये तर्क था कि मुक्ति योद्धाओं का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन उनके बेटे बेटियों तक तो ये आरक्षण ठीक था, पर अब उनके पोते पोतियों, नाती पोतों तक ये आरक्षण जारी रखा जाए, ये न्याय नहीं है। बहरहाल उनका अपना एक व्यू पॉइंट था और कुछ छात्रों ने मिलकर एक संगठन, जो बैनर था उनका, वो बांग्लादेश के जुडिशियरी न्यायपालिका में गया, लेकिन न्यायपालिका ने पूरे मामले की उस पर सुनवाई करने के बाद कानूनी रूप से इस आरक्षण को सही ठहरा दिया। जैसे ही न्यायपालिका का ये फैसला आया कि ये आरक्षण जारी रहेगा, वैसे ही एकदम से बांग्लादेश में एक उपद्रव की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि छात्र सड़कों पे उतर आए इस फैसले के खिलाफ। अब इसके कई पहलू हैं। कहा यह जा रहा है कि लगातार शेख हसीना को सरकार से हटाने में नाकामयाब होने के चलते वहां का जो प्रमुख विपक्षी दल है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी,
वो बिल्कुल एक तरह से अब उथल देश में बिल्कुल आग लगाने पर उतर आया है, क्योंकि कुछ भी करके वो चाहते हैं कि शेख हसीना सरकार से हट जाएं, सत्ता से। इस आंदोलन में ये अब कोई छिपी हुई बात नहीं रह गई है कि छात्र जो हैं वो केवल सामने उसका फ्रंट है, इसके पीछे पूरी तरह से बीएनपी और जमाते इस्लामी और ऐसे ही कुछ और दल जो बांग्लादेश की राजनीति में कट्टरता के लिए जाने जाते हैं, ये सब इस आंदोलन के पीछे हैं। और ये भी अब एक तरह से सभी मान रहे हैं कि ये आंदोलन जो है ये कोटा के खिलाफ इतना नहीं है जितना कि शेख हसीना को सरकार से हटाने के लिए किया जा रहा है। ये बात भी छुपी नहीं है कि पिछले जो चुनाव हुए बांग्लादेश में, उसमें शेख हसीना को हटाने के लिए केवल बांग्लादेश के राजनीतिक दल या जमाते इस्लामी ही नहीं, दुनिया की कुछ बहुत ही बड़ी ताकतें, बहुत प्रभावी ताकतें लगी हुई थी, लेकिन शेख हसीना फिर से चुनाव जीतकर वापस आ गई। अब इसमें सवाल उठता है कि भारत को इससे क्या। जब शेख हसीना सत्ता में लौटकर आई तो बांग्लादेश में ऐसा समझा जाने लगा कि इसमें कहीं ना कहीं भारत का हाथ भी है, क्योंकि कई सारे वहां की ताकतें, जमाते इस्लामी खासकर, ये चाहते थे कि शेख हसीना की सरकार को हटा दिया जाए और एक इंटरिम व्यवस्था बनाई जाए, कोई ऐसी इंटरिम व्यवस्था चुनाव तक बनाई जाए जिसकी निगरानी में चुनाव किया जाए। और ये मुद्दा यूएनओ के पास उठाया गया था, लेकिन बांग्लादेश में ये समझा जाता है कि भारत का हस्तक्षेप था। कहा जाए तो विदेश मंत्री जयशंकर जी का भी वो नाम लेते हैं और वहां ऐसा कहा जा रहा है कि भारत का हस्तक्षेप हुआ, इसीलिए ये जो इंटरिम व्यवस्था थी ये नहीं हो पाई। बहरहाल अब ये बातें खत्म हो चुकी हैं, हम वर्तमान पे लौटते हैं। तो साथियों, बांग्लादेश में चूंकि ये सीधे तौर पर एक राजनीतिक आंदोलन है, केवल छात्रों के कोटा के विषय को लेकर सीमित नहीं है, इसलिए आंदोलन बहुत जल्दी उग्र हो गया, काफी हमले वगैरह की खबरें आई और फिर सुरक्षा तंत्र की तरफ से भी जाहिर है उसमें बल प्रयोग भी हुआ और हालात काफी गंभीर हो गए, बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। इसी बीच में प्रधानमंत्री शेख हसीना का एक बयान आया, एक टीवी मीडिया के बयान के दौरान, जहां उन्होंने छात्रों की मांग पर यह कह दिया कि अगर मुक्ति योद्धाओं के परिजनों को कोटा नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को मिलेगा। अब रजाकार का मतलब वो जो उस समय यानी मुक्ति वाहिनी और वो संघर्ष के समय बांग्लादेश के निर्माण का जब संघर्ष हो रहा था तो पाकिस्तानी पक्ष की तरफ थे, उन लोगों के बारे में जानकार ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री हसीना के इस बयान ने आग में घी का काम किया, इसीलिए छात्र ज्यादा भड़क गए। अब देखने वाला प्रश्न इसमें यह भी है कि क्या शेख हसीना ये बयान न देती तो क्या आंदोलन शांत हो जाता। तो ये बहरहाल ये सब बातें चर्चा में हैं, लेकिन हम लौटते हैं भारत पर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर। तो ममता बनर्जी का जो ये बयान था कि बांग्लादेश में जो गड़बड़ी हो रही है उससे हम चिंतित हैं और अगर कोई हमारा दरवाजा खटखटाएगा तो हम तुरंत अपने दरवाजे उसके लिए खोल देंगे, क्योंकि ये यूएनओ के रेफ्यूजी के सिद्धांत के तहत ऐसा करना चाहिए। अब साथियों, इसमें कहां कहां कैसे कैसे वायलेशन है आप देखिए। सबसे पहला और सीधा मामला तो ये है कि भारत के संविधान में विदेश नीति, विदेश मामले, फॉरेन रिलेशंस, पड़ोसी देश, दुनिया के अन्य देशों से हमारे संबंध, ये सारे मुद्दे केंद्र की सूची में आते हैं। ये पूरी तरह केंद्र का विषय होता है, इसमें प्रदेश का कोई विषय कहीं भी उसकी भूमिका नहीं है। हाँ, किसी राज्य से जुड़े विदेश मामलों का कोई मुद्दा अगर आता है, जैसे मान लीजिए पंजाब में पाकिस्तान से जुड़ा कोई मुद्दा हो या जम्मू कश्मीर का, तो भारत की सरकार उस प्रदेश की सरकार को कॉन्फिडेंस में लेकर
उससे अपनी नीति तय करने में प्रदेश को विश्वास में लेती है, क्योंकि वहां उसकी व्यवस्था प्रदेश को करनी है। फर्ज करिए अगर श्रीलंकन तमिल्स पर कोई बात होगी तो भारत सरकार तमिलनाडु की सरकार से भी कंसल्ट करेगी और मिलकर विषय तय होगा। लेकिन कोई प्रदेश की सरकार एक तरफा यूनिलैटरल किसी विदेश नीति के मुद्दे पर क्या अपना एक ऐसा स्टैंड ऐलान घोषित कर सकती है, जबकि भारत सरकार ने जब तक ऐसी कोई बात नहीं की है? तो यही हुआ इस बार ममता बनर्जी के संबंध में। भारत सरकार ने ऐसा कोई सिद्धांत नहीं लिया, कोई ऐसी नीति बांग्लादेश को लेकर नहीं सोची, और इसी बीच ममता बनर्जी ने इस पर एक तरफा ऐलान कर दिया। इसकी वही प्रतिक्रिया हुई जिसकी आशंका थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने एक कड़ा बयान जारी किया और अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भारत सरकार को यह संदेश कन्वे किया बांग्लादेश सरकार का कि जो बयान ममता बनर्जी का आया है वो एक तरह से हालात को बिगाड़ने वाला बयान है, क्योंकि वो भारत बांग्लादेश संबंधों में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। और उन्होंने, हसन महमूद ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी का यह बयान उनके देश के दृष्टि से एक प्रोवोकेटिव बयान है, यानी उकसाने वाला, भड़काने वाला बयान है। अब जाहिर है उन्होंने ऐसा इसलिए कहा होगा कि अगर ममता बनर्जी ऐसा कहेंगी कि आप दरवाजा खटखटाएं, दरवाजे हम खोल देंगे, तो यानी आप कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो वहां के हालात से परेशान होकर भारत की तरफ अपना रुख करें, जबकि भारत सरकार ने ऐसा कोई स्टैंड नहीं लिया है। बहरहाल अब इसमें यह तो बांग्लादेश की प्रतिक्रिया थी जो कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड थी। अब इससे आप सोच सकते हैं कि इस समय ऐसे सेंसिटिव वक्त में जब बांग्लादेश के अंदर भी उथल पुथल है और दूसरी तरफ दिल्ली और ढाका के संबंध बहुत अच्छे, बहुत प्रगाढ़, बहुत मधुर संबंध है, और जो भी मसले भारत बांग्लादेश के बीच होते हैं जो खटकने वाले, उन पर काफी अच्छे तरीके से आगे बातचीत चल रही है, समाधान निकल रहा है। लैंड को लेकर भी काफी चीजें सॉल्व हो गई हैं, अधिकांश मुद्दे सॉल्व हो गए हैं। और अभी तुरंत सबसे ताजा जानकार, जो सबसे ताजा खबर है वो ये है कि बांग्लादेश का जो प्रसिद्ध मोंगला पोर्ट है, उस पोर्ट पर, उस बंदरगाह का, जिसकी जियोपॉलिटिकल दृष्टि से देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से, भारत के पूरे जो सैन्य दृष्टिकोण से और रणनीति की दृष्टि से जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो एक स्पॉट उसको कहा जाए, उस मोंगला पोर्ट को ऑपरेट करने का अधिकार जो है वो चाइना मुंह देखता रह गया, और चाइना को पूरी तरह परास्त करके भारत ने वो जो अधिकार है वो भारत को मिल गया है मोंगला पोर्ट को ऑपरेट करने का। ऐसे हालात में जब भारत और बांग्लादेश के संबंध इतने बढ़िया और इतने प्रगति पर हैं, ऐसे में इस तरह से जिसको कहते हैं एक स्वाद बिगाड़ने वाला कदम तो था ही ममता बनर्जी का बयान। अब इसमें खतरा यह है कि अगर सचमुच पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसा कुछ किया, क्योंकि जब बांग्लादेश में गड़बड़ी शुरू हुई तो ऐसे कुछ समाचार आए थे कि कुछ लोगों का एक हुजूम, भारत की तरफ लोगों का जत्था भारत में आने का प्रयास कर रहा है। तो वैसे में क्या इसकी कोई गारंटी है कि जो लोग अंदर गैरकानूनी तरीके से, इल्लीगल रूप से भारत में दाखिल होंगे उनमें सभी अच्छे लोग होंगे? क्या उनमें ऐसे लोग नहीं होंगे जो यहां आकर हालत बिगाड़ सकते हैं? जबकि हमें अच्छी तरह पता है कि वहां उपद्रव में किस तरह की ताकतें शामिल हैं। ये पूरी दुनिया में लिखा जा रहा है, केवल ये भारत की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात साथियों, इसमें एक और वायलेशन जो मीडिया ने भी रिपोर्ट नहीं की और किसी की नजर में नहीं आया, वो ये था कि ममता बनर्जी ने जो रेफ्यूजी के सिद्धांत का हवाला दिया, भारत सरकार का ये आधिकारिक स्टैंड है कि हम
रेफ्यूजी, किसी को रेफ्यूजी के स्टेटस को हम नहीं मानते। यहां तक कि आज तक विभाजन के समय 47 में जो लोग उस पार से भारत आए थे, कागजों में, यह अलग बात है कि आम बोलचाल में हम उनको रेफ्यूजी कह देते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से कागजों पर आज भी उनको डिस्प्लेस्ड पर्सन्स यानी विस्थापित, ऐसा ही उनको डिफाइन किया जाता है। आज तक भारत ने कभी किसी को एक अपनी जो सार्वभौम, अपनी जो संप्रभुता है, उसका इस्तेमाल करते हुए कभी रेफ्यूजी शब्द या इसके स्टेटस को कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। भले ही यूएनओ में इस पर जो भी हो, लेकिन हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, हमें अपनी नीति तय करने का अधिकार है। तो ये भी एक वायलेशन था, रेफ्यूजी के सिद्धांत को एंडोर्स कर देना, जबकि भारत सरकार का ही ये, भारत के राष्ट्र का ही ये स्टैंड नहीं है। तो साथियों, ये सारी बातें तो गौर करने वाली हैं ही, लेकिन प्रमुख मुद्दा ये है कि जब लोग संविधान या संविधान के खिलाफ जाना या उसके उल्लंघन को अपना एक राजनीतिक नारा, एक राजनीतिक अभियान के तौर पर उसको चलाते हैं, तो उन्हें भी ये गौर करना चाहिए कि संविधान का उल्लंघन उनकी ओर से भी ना हो। और सबसे बड़ी बात, कम से कम विदेश मामलों में, जहां अंदरूनी राजनीति तक तो चलता है, लेकिन विदेश मामलों में जहां भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और विदेशों से, खासकर पड़ोसी देशों से भारत के संबंधों पर प्रभाव पड़ने का खतरा हो, कम से कम तो ऐसे मुद्दों पर तो कम से कम बचना चाहिए। आज इतना ही। ऐसे ही किसी समसामयिक राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर बहुत जल्द फिर अड्डा पर मिलेंगे। हमें सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पता चलता रहे हम अड्डा में किन विषयों को उठाते हैं, और आज के इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, इसे हमारे कमेंट बॉक्स में अपना विचार हमसे जरूर साझा करिए। अड्डा पर आते रहिए अपने साथियों मित्रों को लेकर।